हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, एंड उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, है ना, उनको बनाते कैसे हैं। यानी कि हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में, राइट। इससे पहले हमने जो जो टॉपिक कर लिए हैं उनका नाम है आपका हेलोइल्केन्स एंड हेलोइरिन्स, यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव, राइट। हेलोजन डेरिवेटिव यानी कि एल्काइल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, राइट। उसके अलावा हमने किया है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एंड उसके बाद हमने किया था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इतना हमने ढंग से कवर कर लिया और अब तक हम लोग एक चीज समझ में आ गई कि चैप्टर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है या नहीं। तो उसी प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे बहुत सारी रिएक्शन हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। तो होपफुली आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना। उससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर अपना बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एनर्जी के साथ बैठिए, है ना। अगर आप अभी इधर उधर है, आलस में है, तो बिल्कुल स्टार्ट करिए, एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि भाई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यार जब भी मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं तो मेरे हिसाब से तो यार मैक्सिमम बच्चों का इंपॉर्टेंस है। अभी बोल दे कि ये वाला चैप्टर नीट में नहीं आ रहा है, जेईई में नहीं आ रहा है, तो आप सब क्या करेंगे, उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट बिल्कुल होता है लोगों का पढ़ने में, लेकिन सबसे पहला जो इंटरेस्ट आता है हमारा वो होता है मार्क्स की वजह से। तो मैं यहाँ पे पेश करता हूं अपना पर्सनल एनालिसिस प्रीवियस ईयर जेईई एंड प्रीवियस ईयर नीट का। तो अगर आप 14 ईयर का नीट पेपर देखें, 14 इयर्स का नीट पेपर देखें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे 14 इयर्स नीट में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अराउंड जो है 11 क्वेश्चंस आए, है ना। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए आपके, 11 क्वेश्चंस आए, ठीक है। 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको लग रहा होगा कम है, तो हम बात करेंगे अभी, ठीक है, कि कम है या ज्यादा, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 14 इयर्स के नीट के पेपर में, उसी तरीके से 12 ईयर के जेईई के पेपर में, जेईई मेंस की बात कर रहा हूं मैं, पहले ये AIEEE हुआ करती थी, जेईई मेंस की बात कर रहे हैं हम। तो इतने कितने क्वेश्चन आए आपके, आए हैं 9 क्वेश्चन, 9 to 10 क्वेश्चन, अराउंड 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जितना मुझे दिख रहा है कि लगभग हर साल एक क्वेश्चन या कभी कभार नहीं आया ऐसे क्वेश्चन, यानी कि मैं इसका एवरेज अगर ऐड करूं, अगर इसका एवरेज देखूं, ठीक है, तो एवरेज इसका आएगा अराउंड 1 क्वेश्चन। कितना आएगा आपका, अराउंड 1 क्वेश्चन। चाहे आप जेईई की बात करें, चाहे आप नीट की बात करें, अराउंड 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1 क्वेश्चन का मतलब हुआ आपका 4 मार्क्स। कितना हुआ आपका, 4 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप 4 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है इससे सिर्फ 4 मार्क्स आता है और इस चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जो अच्छा बच्चा होता है वो सारा चैप्टर करता है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन असलियत ये है कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही गिने चुने कुछ 2-4 रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, मतलब इतनी कम रिएक्शंस पढ़नी है। छोटा चैप्टर है, 5-6 लेक्चर, 4-5 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा, 4 से 6 लेक्चर, अराउंड 4-5 जितना भी लगे, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और इसमें से मैक्सिमम रिएक्शन हमने पहले पढ़ी हुई है, और जो रिएक्शन हम नहीं पढ़ेंगे ना, वो भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि पिछले वाले से बहुत रिलेटेड है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी भी है कि आप एक बार पहले दूसरे को चैप्टर में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हो, लेकिन प्रैक्टिस करते जाते हो तो आगे के चैप्टर्स बहुत इजी लगते हैं, राइट। तो ये बहुत थोड़ी सी मेहनत में आपको बहुत ज्यादा रहने वाला है, इसीलिए अगर इस चैप्टर को आपने कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला, है ना। तो इसको कायदे से अपने को कवर करना है बकायदा, ठीक है। तो ये तो होगी मार्क्स वाइज इसकी इंपॉर्टेंस। तो ऐसा लग रहा है 4 नंबर है, लेकिन बहुत कुछ है, थोड़े में आपको बहुत सारी चीजें देने वाला है, तो इसको हमने को करना ही, ठीक है। यार ये वाली मार्कर लीक कर रही है चलिए, ठीक है, चल देखते हैं। तो हमको इसको एक जना 4 नंबर का चैप्टर है, इसको हमको कायदे से करना है, ठीक है। 4 नंबर के लिए सही है, क्योंकि बहुत थोड़े से हो जाएगा। जहां आप 8 नंबर के लिए 3 गुना 4 गुना मेहनत करेंगे, यहाँ पे आप मुश्किल से 2 घंटे बैठोगे, तो 2 घंटे में आपका ये चैप्टर बार बार आप करोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और साथ में आपसे इसके नंबर ऑलमोस्ट तय है, और क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी आएंगे, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी मार्क्स वाली इंपॉर्टेंस की, ठीक है। और हम बात करें अगर कि इस चैप्टर का डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर डे टू डे लाइफ में अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सर दर्द, है ना, बुखार, इस तरह की कोई भी चीज अगर हो हमें, ठीक है,
सर दर्द मतलब किसी के लिए कोई भी हो सकता है ना, पढ़ाई हो सकती है, गेम्स हो सकते हैं, सर दर्द अगर आपको हो रहा है ना, हेडेक है इसका मतलब, या आपको फीवर है यानी कि हाई टेम्परेचर आपकी बॉडी की, ठीक है, तो इसके लिए एक मेडिसिन यूज होती है ना, उसका नाम होता है एस्पिरिन, जिसको हमने बनाया भी था लास्ट क्लास में। क्या बनाया था आपने? एस्पिरिन बनाया था। एस्पिरिन कैसा होता है आपका? इस तरह का होता है, राइट। और COOH हमने एस्पिरिन फॉर्मेशन किया था फिनॉल वाले चैप्टर में, है ना। सैलिसिलिक एसिड बनाया था, सैलिसिलिक एसिड से हमने क्या किया था? एसाइलेशन करवा के ये बनाया था, एस्पिरिन फॉर्मेशन किया था। तो एस्पिरिन इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अगर आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ग्रुप कौन सा इसमें प्रेजेंट है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहां ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका अगर सर दर्द है, कुछ है, बुखार है, तो आपका क्या है? यूज हो सकता है एस्पिरिन, है ना। तो सर दर्द यानी कि क्या है? दर्द निवारक है ना, दर्द कम करता है। दर्द निवारक कौन? एनाल्जेसिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? एनाल्जेसिक भी कहते हैं। जब मैं आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाऊंगा, है ना, जब मैं आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाऊंगा कि डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज है, तो उसमें सारे टॉपिक्स हम बहुत बाकायदा डिटेल में डील करेंगे। तो एनाल्जेसिक जो होता है उसका मतलब दर्द निवारक। क्या होता है आपका? दर्द निवारक, यानी कि ये दर्द कम करने में काम आता है। भाई जिसको भी दर्द है, ठीक है, उसका दर्द करने में काम आएगा ये, है ना, जो एनाल्जेसिक है ना, दर्द निवारक बोलते हैं इसको, यानी कि पेन रिलीफ कर, है ना, ठीक है। उसके अलावा जो है एस्पिरिन का दूसरा यूज जो है वो है आपका एंटीपायरेटिक। क्या है आपका? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का काम क्या होता है? एंटीपायरेटिक आपका बॉडी का टेम्परेचर लो डाउन करता है, यानी कि फीवर में आपकी हेल्प करता है, मतलब फीवर को आपका रिड्यूस करने में हेल्प करता है, राइट, ठीक है। ये तो हो गई बात इसकी। कभी खाना वाना खाया है ना, और या आप चाइनीज फूड खाते हो, या बहुत सारी चीजें, स्पेशली जब आप सूप वगैरह बनवाते हो, ठीक है, तो आप कहते हो कि वेटर से आप बोलते हो कि आप, है ना, आप चीजें ले आओ बहुत सारी, तो उसमें क्या चीज आप ऑर्डर करते हो? विनेगर ऑर्डर करते हो, राइट। खाने में भी आप एडिटिव यूज करते हो विनेगर को, है ना। हमारी साइड तो विनेगर का काफी यूज है, ठीक है। तो विनेगर स्पेलिंग दर्द हो सकती है, राइट। तो विनेगर जो है यही विनेगर है। तो विनेगर जो होता है, विनेगर में 5 to 8% बाई वॉल्यूम, आप इस फिगर को थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। विनेगर में 5 to 8% बाई वॉल्यूम आपका क्या होता है ना। वैसे तो लोग कहते हैं विनेगर प्रॉपरली आपका एसिटिक एसिड है, बट गलत है। 5 to 8% बाई वॉल्यूम होता है आपका क्या? एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो खाने में जो है, मतलब चाइनीज फूड वगैरह आप खाते हो, सूप वगैरह पीते हो, बहुत सारी चीजें, तो आप एडिटिव्स ऑर्डर करते हो ना, वेटर से आप बोलते हो कि आप एक्स्ट्रा सॉस वगैरह ले आओ, तो उसमें आपको विनेगर ले आता है। उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन अगर आप सूप में डालो तो सूप आपकी अल्टीमेट टेस्टी हो जाती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, नहीं किया होगा तो डोंट मिस दिस, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है आप उसमें डालते हो, ये भी आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा बहुत तरह के एसिड्स हैं आपके, है ना, जो आपके काम आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज है ना। तो इतना इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम काफी इंटरेस्टिंग ढंग से इसको कवर भी करने वाले हैं, और पुरानी चीजें भी इसमें आएंगी, काफी सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम बात, ये तो बात होगी हमारी डे टू डे लाइफ की, और ये बात होगी हमारे मार्क्स की। तो मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंस और डे टू डे लाइफ इंपॉर्टेंस की बात हो गई, लेकिन पेपर में तो ऐसे आते नहीं क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में जो आएगा उसकी बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है और उनके डेरिवेटिव्स क्या है, ठीक है। तो इस चक्कर में मैं बार बार आपको डेरिवेटिव्स बोलूंगा। आज तो मैंने हेडिंग में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव लिख दिया, 2-4 घंटे लगे इसको लिखने में, इतना लंबा है, ठीक है। तो अगली बार में से छोटा सा लिखूंगा होपफुली, ठीक है। तो आप समझ जाना उसी चैप्टर का पार्ट है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन यार, ये इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है इसको देखें, ठीक है। इंट्रोडक्शन, वो वाला मार्कर यार मोटा चल रहा था, काफी अजीब सा लग रहा था, ठीक है, अभी सही लग रहा है, राइट। चलिए, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कि अगर आपका कोई इस तरह का ग्रुप है, देखिए RC+OH, ठीक है, ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये वाला जो ग्रुप है वो आपका क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है आपका? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप पे, कार्बोनिल ग्रुप के इस तरफ अगर आपका क्या लगा हुआ था? हाइड्रोजन लगा हुआ था, तो उसे हम कहते थे एल्डिहाइड, है ना। यहां पे आपका था एल्डिहाइड। अगर इधर हाइड्रोजन लगा हुआ था तो उसको क्या बोलते थे? एल्डिहाइड बोलते थे,
है ना। अगर इधर कोई एल्काइल ग्रुप है लाइक CH3 C2H5 तो इसको हम बोलते हैं कीटोन, लेकिन यहाँ पे OH है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका, ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उनकी बात करते हैं डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेरिवेटिव्स की। तो अगर आप RC डबल बॉन्ड O यहाँ OH की जगह पे यहाँ पे Cl लगाइए, किसकी जगह पे आपने OH की जगह पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? एसिड क्लोराइड बोलते हैं। ये आपका है एसिड क्लोराइड, राइट। ठीक है, ये आपका क्या है? एसिड क्लोराइड। ठीक है, अगर आपने Cl की जगह पे NH2 लगा दिया, क्या लगा दिया आपने? NH2 लगा दिया। ठीक है, तो बेसिकली आपने OH की जगह पे, इसीलिए तो एसिड के डेरिवेटिव बोल रहे हैं, यानी कि एसिड में यहाँ पे जो OH है उसकी जगह पे आपने क्लोरीन लगा दिया तो उसे बोलेंगे एसिड क्लोराइड, और क्लोरीन की जगह पे आपने क्या NH2 लगा दिया तो उसे हम बोलेंगे एमाइड। क्या बोलेंगे? आपका एमाइड बोलेंगे। ये आपका है एमाइड। ठीक है, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप आपका क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टर्म कंप्लीट को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अलावा अगर आपने OH की जगह पे इस तरह ग्रुप लगा दिया, देखिए इतना बड़ा सा ग्रुप लगाया, ये वाला पूरा, ठीक है, ये पूरा ग्रुप अगर आपने लगाया, ये पूरा ग्रुप लगाया हमने, तो इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर हम इसकी जगह पे OH की जगह पे आपका OCOR लगाते हैं, देखिए RCOOR लगाते हैं, R डैश इसको मान लीजिए, तो हमने OH की जगह पे क्या लगाया? आपका OR डैश लगाया, तो इसको हम बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका एस्टर बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेजरली हम पढ़ने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सारे इसके क्या आपके डेरिवेटिव्स। क्या है? आपके डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में और कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स, राइट। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है यार, रेड वाला मार्कर लीक कर रहा है, पूरा हाथ गंदा हो गया। चलिए, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ये इसके डेरिवेटिव्स, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो हो गया आपका सिंपल कि क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOCl आपके हो गए एसिड क्लोराइड, एमाइड, है ना, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर आपका RCO के बाद हाइड्रोजन या, है ना, आपका एल्काइल ग्रुप था तो वो देते हैं एल्डिहाइड कीटोन। अगर OH है तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर OH की जगह पे क्लोरीन है तो ये होता है आपका एसिड क्लोराइड, और अगर आपका उसकी जगह पे NH2 है तो आपका होता है एमाइड, और अगर OCOR इस तरह का है तो एनहाइड्राइड, और OR है तो आपका एस्टर, राइट। आप सबके एग्जांपल भी सोच सकते हैं, अगर आप चाहें तो एग्जांपल भी सोच सकते हैं, बिल्कुल, है ना। स्ट्रक्चर से पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं। तो अगर आप देखो एसिड के एग्जांपल देखो तो CH3COOH, ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप यहाँ पे देखो HCOOH, तो ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपके क्या है? एसिड्स हैं। ठीक है, उसी की जगह पे अगर आपसे मैं पूछूं कि एमाइड्स की एग्जांपल लिखिए तो आप लिख सकते हैं CH3CONH2, ये आपका क्या है? एमाइड है, राइट। अगर उसकी जगह पे बोलो एनहाइड्राइड के एग्जांपल लिखिए तो आप लिख सकते हैं CH3CO, और आपको इसकी जगह पे आ जाना OCO, और R की जगह पे भी कुछ ले देना है। आपका क्या? एनहाइड्राइड है ना, आपका ये एमाइड है, और ये आपका क्या है? एनहाइड्राइड है। क्या है आपका? एनहाइड्राइड है, राइट। तो हम इस चैप्टर में डिटेल में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे हम आगे, ठीक है, कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इनका स्ट्रक्चर, आगे काम आएगा आपको। स्ट्रक्चर से पहले अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं, है ना, कि जैसे मान लीजिए हम पूछ रहे हैं कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है एसिड में, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है एसिड में, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हम बात मेनली करने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की, बहुत थोड़ा सा डेरिवेटिव पढ़ना अपने को। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपका किस तरीके का होता है? देखिए, ये आपका होता है डबल बॉन्ड O, यहां पे होता है आपका O, और यहां पे होता है आपका H। यहां पे आपके लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। अगर आप इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करो
अगर इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक भी लोन पेयर में हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp2। क्या होगा आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, राइट। अगर आप इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करो इस ऑक्सीजन की तो होगा आपका sp3। अब दो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, कि अगर आप इसकी जगह पे एक एल्डिहाइड ले लो, क्या ले लो आप, एक एल्डिहाइड ले लो RCHO, ठीक है। तो अगर आप देखो कि दोनों के पास जो कार्बन है वहां स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहां स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता पॉजिटिव चार्ज को जिंदगी में क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए। पॉजिटिव चार्ज को जिंदगी में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि ये वाला कार्बन किस नेचर का आपका, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। किस नेचर का आपका, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, राइट। यहां पर किस नेचर का, इलेक्ट्रोफिलिक है। सिमिलरली ये वाला भी कार्बन आपका क्या है, क्योंकि इस पर डेल्टा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, दोनों को किसको पॉजिटिव चार्ज, किसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी किसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि किसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है, यानी किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग का जवाब आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको होल्ड रखते हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि यहां ऑक्सीजन के पास यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है। देखिए, तो कभी लोन पेयर डोनेट करने की बात आएगी तो किसके थ्रू ये डोनेट करेगा, है ना, इस ऑक्सीजन के थ्रू इजीली करेगा या इस ऑक्सीजन के थ्रू इजीली करेगा। ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब देने। पहला कि एल्डिहाइड के इस कार्बन के और एसिड के इस कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, यानी कि किसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा आपका आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा। एल्डिहाइड कीटोन में तो ऐसी कोई डिबेट थी नहीं, क्योंकि केवल एक ही ऑक्सीजन था, लेकिन यहां दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जवाब अगर देना हो आपको, वैसे तो देख के भी समझ में आ जाता है, यहां तो मुझे देख के समझ में आ रहा है, लेकिन अगर देख के समझ में ना आ रहा हो तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो मैं आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, थोड़ा साफ सुथरा इसको कर लेते हैं, बहुत गंदगी हो गई इधर। अगर आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होगा, देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा। और इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो कैसा दिखेगा आपका, RCO-, यहां आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा ऑक्सीजन, यहां पे आएगा लोन पेयर, यहां पे आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अभी देखिए ये लोन पेयर है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन में फिर से ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। और कैसा दिखेगा, देखिए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह का दिखेगा, RC, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड OH, यहां पे आएगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि कौन सा आपका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। बहुत ऑब्वियस है कि देखिए यहां पे जो कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है ना, यहां पे जो कार्बन है उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है। अगर आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा आपका, RCO-, यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, एल्डिहाइड के पास जो कार्बन है ना, ऑल्दो ये सारी चीजें बुक में लिखी नहीं है इस तरीके से, लेकिन आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि एल्डिहाइड के पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहां एक ऑक्सीजन है ना। और वैसे भी यहां पे दिख रहा है कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करेगा ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके, राइट। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर अगर इसको दे दे तो क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज घटाएगा। तो जो कार्बोनिल कार्बन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्या होता है आपका, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो नोट करेंगे पॉइंट, यहां पे नोट करेंगे पॉइंट, नोट करेंगे यहां पे, कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक because the partial positive charge which is present on that carbon, is lesser as compared to aldehyde, तो दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, अगर आप एल्डिहाइड और
एसिड में बात करें तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे ज्यादा है, वो एल्डिहाइड में ज्यादा है। तो किसी न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना होगा, न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है तो इस पोजीशन पे करेगा या इस पोजीशन पे अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा आपका एल्डिहाइड पे अच्छा करेगा। किस पे अच्छा करेगा, आपका एल्डिहाइड पे अच्छा करेगा, राइट। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इस डिबेट से हमको बस एक चीज समझ में आई कि जो कार्बन है ना, वो आपका एल्डिहाइड का ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस पे बेटर होगा, राइट। न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस पे बेटर होगा। एक चीज ये हो गई हमारी। दूसरी चीज क्या है, मैंने आपसे दूसरा सवाल जो पूछा था कि ऑक्सीजन को अगर लोन पेयर डोनेट करना होगा तो किस ऑक्सीजन के थ्रू करेगा। आपको अब जवाब अच्छे समझ में आ गया होगा कि लोन पेयर वही डोनेट कर पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और रेडियोमेट्रिक स्ट्रक्चर अच्छे से बता रहे हैं कि अगर इसको आप ऑक्सीजन 1 मान लो, इसको आप ऑक्सीजन 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको ऑक्सीजन 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, तो आपको रेडियोमेट्रिक स्ट्रक्चर बेटर बता रहे हैं कि ज्यादा आसानी से लोन पेयर कौन डोनेट करेगा आपको, ऑक्सीजन नंबर 1 डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा आपका, ऑक्सीजन नंबर 1, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप हाइब्रिड बनाओगे तो इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो किस ऑक्सीजन के थ्रू ये ज्यादा अच्छा डोनेट कर रहा है आपका, इस ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करेगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो कि C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपने लिखा OH। तो बेसिकली इस ऑक्सीजन के थ्रू, इस ऑक्सीजन के थ्रू ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, है ना। डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन। जब भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इस C ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस ऑक्सीजन। क्योंकि बहुत सारा मैकेनिज्म आपको बताएंगे, इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये सारी डिबेट थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन जरूरत क्यों उसको देखिए कि यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। सपोज मेरे पास कोई H+ आया, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई हमको इसके ऊपर क्या करना है, यहां से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर देना है। तो दो पॉसिबिलिटी, एक यहां से देंगे और दूसरा यहां से देंगे, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो प्रेफरेबल कौन सा होगा, वो जानने के लिए डिबेट जरूरी थी कि आपका यहां से देंगे, ये वाला मेथड इन जनरल फॉलो नहीं होगा, आपका ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। आप इसको ढंग से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके रेडियोमेट्रिक स्ट्रक्चर भी बना लिए। हम बात करें इसकी आपस में, है ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते कैसे हैं। तो अगर आप देखो इनको RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ठीक है। तो इनके पास ऑक्सीजन इस तरह का है कि ये आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे इनके पास क्या है, आपका OH है, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो RC, तो आराम से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो इसका मतलब जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसको आप पहले लिखिए, इसको आप पहले लिखिए, इसको आप पहले लिखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ईच अदर, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग इज क्वाइट नाइस, है ना, इज वेरी। आप लिखिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग विथ ईच अदर, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग विथ ईच अदर and extent of hydrogen bonding is very good, extent of hydrogen bonding is very good. That's why melting point and boiling point of carboxylic acid much more higher than other functional group. That's why melting and boiling point of carboxylic acids are much more higher than other functional group, है ना। Obviously comparable molecular masses के लिए बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो melting point boiling point है, melting and boiling point क्या है, वो very high है, क्या है, very high है एज कंपेयर टू अदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाले और भी ग्रुप्स हैं, लाइक अल्कोहल्स में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन ज्यादा अच्छी एच बॉन्डिंग होती है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना, काफी कॉम्पैक्ट और, है ना, अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छी होती है। तो आप चाहे तो लिख लें, जो आपकी एसिड्स हैं
उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी मैं एसिड लिखूं इस चैप्टर में तो उसका बात, इसका मतलब क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिड्स में बॉन्डिंग क्या होता है आपका? अच्छा होता है ना, एज कंपेयर टू किसके, है ना, एसिड में आपका बॉन्डिंग अच्छा होता है एज कंपेयर टू आपके अल्कोहल्स के, है ना। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा होगा आपका एसिड्स में होगा। यहां भी आपका एच बॉन्डिंग आता है, एच बॉन्डिंग आता है। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल्स, यहां भी आपका एच बॉन्डिंग आता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके एल्डिहाइड कीटोन्स। ऑब्वियसली एल्कोहल्स की बात हो गई तो फिनॉल्स भी इधर ही आएंगे आपके, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट आएगा आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। फिर आपका होता है आपका ईथर्स आते हैं। क्या आते हैं आपके? ईथर्स आते हैं। ये तो आपका जनरल ट्रेंड हो गया, ये आपका क्या है? जनरल ट्रेंड हो गया। तो बेसिक सी बात है, आपको ये सब अच्छे से मालूम है, बस ध्यान रखना एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है एज कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं कि कंपेयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कंपेयर, क्वेश्चन लिखिए कंपेयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपेयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपेयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड लिखा हुआ है CH3COOH है आपके पास, और आपके पास है सपोज CH3CH2OH है, फिर आपके पास है CH3CHO, और फिर आपके पास CH3OCH3, ठीक है। CH3OCH3 ये आपका एसिड है ना, ये आपका एल्कोहल, ये आपका एल्डिहाइड और ये आपका क्या? ईथर। ऑब्वियस सी बात है, सबसे अच्छा जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपका है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर आपका एल्कोहल्स का, फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन्स का, फिर आपका ईथर्स का, राइट। तो ये तो हो गई बात आपकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी अच्छी होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन द वेपर फेज। इसका मतलब समझाता हूं आपको। ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज, है ना। ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर्स इन द वेपर फेज। कहने का मतलब क्या है कि ये इतने अच्छे होते हैं कि जब ये जो है आपका, जब ये आपका लिक्विड स्टेट में होते हैं तब तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही है, लेकिन जब ये वेपर फेज में होते हैं, कहने का मतलब ये कि जैसे अगर ये लिक्विड स्टेट में है ना, ये लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि आमतौर पे लिक्विड स्टेट में ही होते हैं, तो क्या होता है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा हुआ, इतना ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आप इनको है ना मेल्ट या बॉयल करो तो वेपर फेज में भी ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वेपर फेज में भी ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। द वेरी फेमस एग्जांपल इज एसिटिक एसिड। अगर आप एसिटिक एसिड की बात करो तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने इसका क्वेश्चन भी किया है ना। आपका डाइमर निकाला था, इसका वांटा फैक्टर वगैरह निकाल चुके हैं हम, है ना, क्योंकि यहां क्या हो रहा है आपका एसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका एसोसिएशन हो रहा है वेपर फेज में। किसमें हो रहा है आपका? वेपर फेज में डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वेपर फेज में आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इस पर हमने वांटा फैक्टर वगैरह निकाला हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करो, एसोसिएशन हो जाता था, एसोसिएशन हो जाता था। अगर 100% एसोसिएशन हो जा रहा है, अगर 100% एसोसिएशन हो जाएगा तो वांटा फैक्टर क्या हो जाता था? हाफ हो जाता था, है ना। याद आ रहा है आपको सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो ये काफी ज्यादा यूज हुआ आपके सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। जब भी एसोसिएशन का क्वेश्चन आएगा, है ना, वांटा फैक्टर जब भी आपका एसोसिएशन आएगा, वैसे तो मैं आपका सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका कवर हो चुका है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर हमें टाइम मिलेगा लास्ट में तो हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, उसके लिए चिंता ना करें, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तो उसकी हम बात करेंगे। अभी तो फिलहाल ये वेपर फेज में डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द वेरी फेमस एग्जांपल इज एसिटिक एसिड, राइट। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी की, है ना, तो बहुत ऑब्वियस है, आपके पास खुद सोल्युबिलिटी का जवाब है कि अगर ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। Carboxylic acids form hydrogen bond with water. Carboxylic acids form hydrogen bond with water. Carboxylic acid form hydrogen bond with water. That's why they are soluble in water. That's why they are soluble in water. इसलिए वाटर में क्या होते हैं? Soluble होते हैं.
लेकिन बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो RCOOH, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा इस तरह का, है ना। तो अगर आप किसी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड को देख रहे हैं तो वो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें आपका एक ग्रुप है आपका ये वाला, एक ग्रुप है आपका ये वाला जो आपके वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेल्प करेगा, यानी कि हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है, ये वाला ग्रुप आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, यानी कि पानी को प्यार करने वाला ग्रुप है। वाटर लविंग स्पीसीज है क्योंकि दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। लेकिन वहीं पे आपका एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है आपका हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब तक आपका हाइड्रोफोबिक ग्रुप छोटा है तब तक तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी, यानी कि लोअर जो है एसिडिक एसिड है। इफ R इज स्मॉल, इफ R इज स्मॉल, अगर आपका R जो है वो छोटा है तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बेटर होगी। इफ R इज स्मॉल सॉल्युबिलिटी विल बी बेटर, विल बी बेटर। ठीक है, यानी कि जो हायर एसिडिक एसिड है, जो हायर एसिडिक एसिड है, यानी कि अगर आप फैटी एसिड्स की बात करो, बड़े वाले याद आ रहे हैं आपके, सो फॉर्मेशन है ना, सो फॉर्मेशन भी आपको पता है। फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड्स, है ना। अगर आप C4 से आप आगे के देखो, C18 के आसपास के देखो, C18 कार्बन चेन अगर देखो, कार्बन अगर 18 की चेन है, 18 कार्बन की चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उन सबको हम कहते हैं फैटी एसिड्स, है ना। हमने ऑलरेडी सो फॉर्मेशन में क्लास 10th वगैरह में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड्स, राइट। तो देखिए, इफ R इज स्मॉल सॉल्युबिलिटी विल बी बेटर, R अगर छोटा है तो सॉल्युबिलिटी बेटर होगी। जाहिर सी बात है अगर R इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी आपकी क्या करेगी, बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी। यही रीजन है, यही रीजन है कि जो आपका बेंजोइक एसिड है, जो आपका बेंजोइक एसिड है, अगर आप इसको बात करो, ठीक है, तो इसमें ये ग्रुप वाला अच्छा खासा बड़ा है, ये ग्रुप क्या है आपका ठीक ठाक बड़ा है ना। तो ये आपका क्या हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, क्या आपका हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो अगर आप बेंजोइक एसिड की बात करो तो दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत अच्छे सॉल्युबल नहीं है, बहुत थोड़े से सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। देखो हर चैप्टर में ये बोरिंग सा पोर्शन आता है, आई नो कि आपको लगता है ये सब क्या चल रहा है, लेकिन मैं कहूं तो इसको स्किप कर सकता हूं, जैसे मैक्सिमम चीजें हो जाती है, मतलब हम डायरेक्ट रिएक्शन पे आ सकते हैं, है ना। लेकिन मैं इसको स्किप नहीं करता क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। 4 नंबर यहाँ का हो चाहे 4 नंबर इंटरेस्टिंग पोर्शन का हो, है तो 4 नंबर, है ना। आपके मार्कशीट में 4 नंबर की तरह दिखेगा, राइट, चाहे यहाँ से आए चाहे इंटरेस्टिंग पोर्शन में से है, रिएक्शंस में से है, ठीक है, लेकिन दिखेगा आपको 4 मार्क्स से। तो नहीं तो कायदे से इधर जो बताया जाए उसको सुन लीजिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, राइट। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बेंजोइक एसिड आपका क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी बात हो गई जो है सॉल्युबिलिटी की और आपकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर सॉल्युबिलिटी, है ना, कंपेयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कंपेयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कंपेयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कंपेयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स के लिए आपको सॉल्युबिलिटी इन वाटर कंपेयर करना है, ठीक है। देखेंगे एक ही क्वेश्चन इसमें करेंगे, आपको बताना है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसमें कैसी है, ठीक है। C2H5 COOH, C3H7 3OOH और C4H9 COOH। बहुत सीधा सा जवाब है ना, बहुत सीधा सा जवाब है मेरे हिसाब से। यहाँ पे R ग्रुप आपका सबसे छोटा है, यहाँ पे R ग्रुप थोड़ा बड़ा हुआ है, यहाँ पे R ग्रुप और बड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका R ग्रुप सबसे ज्यादा बड़ा है, राइट। तो R ग्रुप आपका जितना बड़ा होगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप जितना बड़ा है, वाटर से उतना उसको डर लगता है, वाटर को देख के उतना ही दूर भागेगा, उतना ही कम सॉल्युबल होगा, राइट। तो आपका इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम, या आपका सबसे कम, फिर ये और फिर ये, है ना। जाहिर सी बात है, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे सॉल्युबिलिटी कम है, राइट। तो वो केवल माउंटेन ड्यू के प्रचार में आता है, डर के आगे जीत है, डर के आगे हार डेफिनेट है। अगर डर गया, है ना, मूवी वाले तो कुछ भी बोलते हैं, एक तरफ कहते हैं डर के आगे जीत है, दूसरी तरफ कहते हैं डर गया समझो मर गया, है ना। तो बिलीव, है ना, उस चीज पे जिस पे आपको बिलीव हो। यहाँ डर गया मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गई, ठीक है। तो आगे से माउंटेन ड्यू का है कि डर के आगे सॉल्युबिलिटी कम है, राइट। हाइड्रोफोबिक ग्रुप है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी।
आई नो इतना अच्छा जोक नहीं था, राइट। आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इनके आईयूपीएसी नेम की और कॉमन नेम की, जो आपको काम पढ़ने वाला है। तो आईयूपीएसी नेम की अगर आप बात करें तो आईयूपीएसी नेम हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था ऑर्गेनिक के, है ना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में वहां पे हमने ढंग से पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह की नोमेनक्लेचर। तो इस पे आपको असाइनमेंट अच्छा खासा मिल जाएगा, है ना। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए जरूर आप बात करिए। वैसे तो आईयूपीएसी बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको असाइनमेंट में आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जो कॉमन नेम्स आपको याद करने हैं, जो कॉमन नेम आपको बराबर मिलेंगे वो याद रखेंगे। कॉमन नेम वो यहाँ पे हम देखते हैं, कॉमन नेम्स, इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हम देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो भाई बता दो, आप ही बता दो कि क्या है कॉमन नेम्स। चलो, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं फॉर्मिक एसिड लिखें, है ना। फॉर्मिक एसिड तो आता है सर, जल्दी से आगे बढ़िए, है ना। चलो देख लेते हैं, तो गोली की स्पीड से लिखते जाएंगे। ये हमारा क्या, फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, फॉर्मिक एसिड है। क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड है। याद आ रहा है आपका, फॉर्मिक एसिड बाकी एसिड से अलग होते थे, कैसे? ये क्या करते थे, आपके टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, राइट, है ना। ये एल्डिहाइड वाले टेस्ट देते हैं आपके। जो फॉर्मिक एसिड होता है वो आपका एल्डिहाइड का टेस्ट देता है ना। फॉर्मिक एसिड इस तरीके से क्या करता है, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड से अलग है, वो क्या करता है, टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट देता है। याद रखें इसको, ये क्या करता है, गिव टॉलरेंस टेस्ट, गिव टॉलरेंस टेस्ट, बार बार रिपीट करेंगे इसको। ये टॉलरेंस टेस्ट देता है और बाकी कोई भी आपका नहीं देता एल्डिहाइड, है ना। यहां लिख दे लें, सॉरी, बाकी कोई भी एसिड नहीं देता, बहुत ऑब्वियस है, वो एल्डिहाइड का टेस्ट है, बाकी कोई भी एसिड नहीं देता बाकी। तो ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान दे, कोई भी एसिड नहीं देता। टॉलरेंस टेस्ट आपका बाकी कोई भी एसिड नहीं देता, केवल आपका फॉर्मिक एसिड देता है। याद रखेंगे इसको, फॉर्मिक एसिड और भी बहुत मामलों में अलग है बाकी एसिड से, इंटरेस्टिंग कंपाउंड है काफी, है ना। चलो, तो हमारा फॉर्मिक एसिड है। नेक्स्ट है हमारा CH3COOH, विनेगर का कंपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, है ना। 10th क्लास की एनसीईआरटी में इसके बारे में खूब लिखा हुआ है या नहीं, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट जो चीज हमको देखनी है वो है हमारी, अच्छा आपने ये सुना होगा ना यार, ओ, है ना, ये वाले सुनेंगे आपने नाम, COOH। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। क्या होता है आपका, ऑक्सैलिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है, आपका पालक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आपका पालक में, है ना, पालक, है ना। पालक में आपका आयरन भी होता है, ऑक्सैलिक एसिड का पालक में पाया जाता है, COOH, ठीक है। उसके अलावा देखो COOH, CH2COOH, इसका नाम क्या होता है, आपका मेलोनिक एसिड होता है। क्या होता है आपका, मेलोनिक एसिड। क्या होता है आपका, मेलोनिक एसिड, ठीक है। अगर आप ये यहाँ पे एक CH2 की जगह 2 CH2 कर दो, ये हमको ऐसे लिखना चाहिए। देखो, ऐसे लिखने की बजाय, ऐसे लिखने की बजाय मैं कैसे लिख रहा हूं, आपका CH2 का होल ट्वाइस कर दे रहा हूं, 2 कर दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा अपने आप, है ना। इसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। क्या बोलते हैं, आपका सक्सेनिक एसिड, राइट। इंटरेस्टिंग नेम्स, राइट। चलो, COOH और यहां पे हमारा CH2, यहां पे अगर थ्राइस कर दें तो इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, आपका ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। ये सारे वही नाम है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। आगे हम इनका हीटिंग इफेक्ट देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका COOH, यहां पे आपका CH2, यहां पे अगर आप लगा दो 4, यहां पे लगा दो COOH, तो ये हो जाता है आपका एडीपिक एसिड। क्या हो जाता है आपका, एडीपिक एसिड, राइट। फिर अगर आप यहां पे लिखो COOH, यहां पे देखो CH2, यहां पे देखो 5, यहां पे COOH, और समझ रहे हो ना इस 5 का मतलब क्या है, मतलब उतनी बार रिपीट करना चाहिए। जैसे आप इसको लिखना चाहो, मैं बता देता हूं यार, कुछ लोग इसमें भी नहीं समझ पाओगे तो मेरे लिए आफत होगी, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं CH2 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 COOH। इसका मतलब ये है COOH फिर 5 बार CH2, ठीक है यार, अब इसमें भी गलती मत करना, राइट। ये 5 बार CH2, इसका मतलब ये हुआ। तो ये आपका क्या है, ये आपका पाइमेलिक एसिड। क्या है आपका, पाइमेलिक एसिड, ठीक है। तो अगर नाम क्या, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड और पाइमेलिक एसिड, राइट। तो इसको याद करने का सिंपल ट्रिक था आपके पास, है ना, सबको मालूम होता है, बहुत आसान है, ठीक है। ओम्स के, है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कॉमन नेम्स में, है ना, जिसको मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था, है ना, मतलब ये सभी बताते हैं आपका क्या है इसका ट्रिक।
आपका ओम्स गैस है। क्या है आपका ओम्स गैस, थोड़ा छोटा लिख देते बड़ा लग रहा है ना। इसको याद रखिए आपका क्या है आपका ओम्स गैस, ठीक है, ओम्स गैस। इसको याद रखने का ट्रिक है आपका ओम्स गैस, ठीक है। कैसा है तो ओ देखो, जब बीच में कुछ नहीं था आपका तो ऑक्सैलिक एसिड, एक आया तो मैलोनिक एसिड, ओम्स गैस है ना, ओम्स गैस है ना। ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड और आपका क्या है पाइमेलिक एसिड, OMSGAP है ना। ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक एंड पाइमेलिक। तो याद रखिए इसको। और भी कुछ कॉमन नहीं इंपॉर्टेंट है, हम उस पर आ रहे हैं, देखेंगे इसको थोड़ा सा। अगर आप इसको देखें और इसको देखें, ठीक है, इसको देखें और इसको देखें, इनके है ना, जब आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ते हो तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टी, डायपोल मोमेंट वगैरह पे क्वेश्चन देखते हैं, तो इनके नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है आपका फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। और इसका नाम होता है आपका मैलिक एसिड। क्या नाम होता है आपका? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये EI होता है शायद, है ना। अपने को स्पेलिंग में थोड़ा पंगा रहता है। मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड, राइट, ठीक है। चलो, तो ये आपका फ्यूमेरिक एसिड, ये आपका मैलिक एसिड, है ना। सीधी सी बात है, ये आपका सिस फॉर्म, सॉरी ये आपका ट्रांसफॉर्म है और ये आपका क्या है? सिस फॉर्म। क्या है आपका? सिस फॉर्म है। तो याद रखिए सेम कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, यानी कि मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। वेयर फ्यूमेरिक एसिड इज ट्रांसफॉर्म, है ना, एंड मैलिक एसिड इज सिस फॉर्म। इसको याद रखने के दो तरीके हैं। पहला तो मैंने आपको बताया था, जिनको मैंने पढ़ाया, सीधे ज्यादा मैलिक एसिड क्या है? जिनकी बहन होंगी, मतलब अपनी बहनों को नहीं चिढ़ाते आप, मतलब लड़के जो होते हैं, लड़कियां भी इनफैक्ट, वो अपने बहनों को चिढ़ाते हैं ना, मतलब खाती है पीती है इस तरह का कुछ, और चिढ़ाते हैं कि मलिच है, मतलब गंदी है, मतलब नहाती वाती नहीं है, इस तरह को चिढ़ाते हैं, है ना। मैली कहते हैं, मैली मतलब समझते हो, मैली मतलब गंदी, मतलब नहाना नहीं है। तो अपने सिस को, सिस फॉर्म है ना, सिस को कहते हैं मैली है ना, मैलिक एसिड, है ना। तो सिस से आवाज रखें, है ना, चिढ़ाते हैं ना बहन को, है ना, मैलिक है, मैलिक एसिड है ना, नहीं, राइट। मत चिढ़ाने लगना यार, मेरे चक्कर में घर पे मार पड़ेगी तुम्हें, फिर बाद में मेरा नाम लगा दोगे तुम, है ना। सिस मतलब मैली, है ना, मैली, है ना। तो सिस मतलब मैलिक एसिड, राइट। और ऑब्वियसली दूसरा हो जाएगा आपका ट्रांस, मतलब फ्यूमेरिक हो जाएगा। आपको ये तरीका पसंद है तो याद रखो, आपको अपने बहन को मैली नहीं बोलना। दूसरा तरीका है कि आप ट्रांसफार्मर सुनते ना, ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफॉर्म आपका फ्यूमेरिक, ट्रांसफॉर्म फ्यूमेरिक है ना, ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर सुनते हो ना, ट्रांसफार्मर, तो फॉर्मर, ट्रांसफार्मर या फ्यूमेरिक, तो दोनों में से कोई भी तरीका याद रखो, क्योंकि भूलता बहुत ज्यादा है ना। मैलिक एसिड आपका सिस फॉर्म, सिस, मैलिक और ट्रांस, ये ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन नेम है जो इंपॉर्टेंट है। एक और कॉमन नेम है आपका बेंजोइक एसिड, ऑल्दो भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसका कॉमन नेम भी बेंजोइक एसिड है और IUPAC ने भी बेंजोइक एसिड। क्या है आपका? बेंजोइक एसिड। क्या है आपका? बेंजोइक एसिड। आप इतना नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। कॉमन नेम और 2-3 इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा कॉमन नेम का फंडा खत्म हो जाएगा। आप इतना नोट करो, ठीक है। चलिए, कॉमन नेम्स में और एक दो नेम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तुरंत धड़ से आगे बढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे पास फॉर्मिक एसिड था, है ना। एक कार्बन जब था हमारे पास HCOOH में एक ही कार्बन है, उसको हम कहते थे फॉर्मिक एसिड। CH3COOH में 2 कार्बन है, उसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। 3 कार्बन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4 कार्बन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बार बार आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 COOH। इसका अगर आप नाम पूछे, IUPAC नेम होता है ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। इसका IUPAC नेम आपका क्या होता है? ब्यूटेनोइक एसिड, राइट। और लेकिन कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड। क्या होता है आपका? ब्यूटायरिक एसिड। याद रखेंगे, इसका कॉमन नेम आपका ब्यूटायरिक एसिड, है ना। सैलिसिलिक एसिड तो आपको याद ही है, वो तो आपको फिनॉल में भी पढ़ा दिया था कॉमन नेम में। सैलिसिलिक एसिड क्या है आपका? सैलिसिलिक एसिड, राइट, सैलिसिलिक एसिड, ठीक। अब देखते हैं कुछ एमाइड वगैरह के भी नाम, मतलब डेरिवेटिव्स के भी कुछ कॉमन नेम जो इंपॉर्टेंट है। उसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, ये आपका क्या है? याद करने की कोशिश करो। जब हमने ऐसा कुछ पढ़ाया था, आपको दोनों पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया था,
पढ़ाया था इस तरह का कुछ सॉल्वेंट्स में, है ना, पोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट में डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो आपको बताया था ये क्या है आपका फॉर्मामाइड है। अगर दोनों हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगा दिया था तो वो बन जाता था आपका डीएमएफ, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो आता है आपका क्या फॉर्मामाइड, इसका कॉमन नेम आपका फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, है ना। अगला था आपका डाइमिथाइल एसिटामाइड था, उसमें अगर आपने दोनों हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगा दिया होता तो आपका पोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट बन जाता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता ना आपका, ठीक है। याद करने की कोशिश करो, अगर यहां मिथाइल लग जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाएगा, तो इसको हम पोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट कहते थे, है ना। और इसका नाम होता था आपका डाइमिथाइल एसिटामाइड, डीएमए, इसका नाम आपका एसिटामाइड, क्या है आपका एसिटामाइड, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट कॉमन नेम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका ये वाला CH3 डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये आपका एसिटिक एसिड का एनाइड्राइड है। एसिटिक एसिड का एनाइड्राइड आपको पता है अच्छे से यूपीएससी नेमिंग में कि जो एनाइड्राइड की नेमिंग होती है वो बिल्कुल अपने एसिड्स पेरेंट एसिड के ही नाम पे पड़ जाती है एनाइड्राइड के फॉर्म में, तो आपका एसिटिक एसिड से बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनाइड्राइड। क्या बोलते हैं आपका एसिटिक एनाइड्राइड। तो ये सारे नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपने आगे ना इतना नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बनाने चलते हैं इनको, इनका फॉर्मेशन करने चलते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में नहीं, जहां हो उधर ही बैठे रहो, ठीक है। चलो तो हम इनको प्रिपरेशन करने चलते हैं। तो पहले तो प्रिपरेशन में हम वही मेथड्स पढ़ेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, और आप इसमें मेरी पूरी मदद करोगे, राइट, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इनकी प्रिपरेशन टेक्निक देखने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे। तो पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है इनकी, पहली चीज जो समझ में आ रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन करते किसकी, है ना बच्चों, बताओ किसकी, प्राइमरी अल्कोहल्स की, बिल्कुल सही, किसकी, प्राइमरी अल्कोहल की, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, है ना। तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल कोई भी लेते हो, जैसे RCH2OH ले लो, ये आपका क्या प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, उसको आप ऑक्सीडाइज करते हो, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC वगैरह यूज करते हो, तो आपका बनता है एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है आपका एल्डिहाइड बनता है। उसको और ऑक्सीडाइज करते हो तो आपका क्या बनता है, एसिड बनता है, आपको मालूम है अच्छे से, हमने अच्छे से पढ़ रखा है। अगर हमने डायरेक्ट कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दिया तो आपका डायरेक्ट एसिड बन जाएगा, राइट। आपको और मालूम क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल अगर आप यूज करते हैं तो क्या होता है आपका, कितने भी अच्छे से ऑक्सीडाइज करो वो क्या बनता है आपका, कीटोन बनता है, और कीटोन के आगे कहानी बढ़ती नहीं, कीटोन के आगे कहानी बढ़ती नहीं, राइट। कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है, अगर बहुत हाई फाई कंडीशन दोगे, विग्रेस कंडीशन दोगे, ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वैसे तो अगर आप बहुत हॉट KMnO4 यूज कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। टर्शियरी अल्कोहल भी आपका ऑक्सीडाइज होगा, है ना। अगर आप बहुत हॉट KMnO4 दे रहे हो, हीट दे रहे हो, है ना, एसिडिक मीडियम में, तो आपका ये भी ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हमको कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, हमारे लिए फंडा बहुत आसान है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको जो है एक प्राइमरी अल्कोहल लेना है, जैसे हमने CH2OH लिया, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, पहले सिंपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया CH3CH2OH ले लिया, इसको हमने H+/KMnO4 से करवाया, या फिर इसका रिएक्शन हमने H+/K2Cr2O7 से करवाया, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, दोनों ही केस में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होंगे और एल्डिहाइड पे नहीं रुक पाएंगे, और क्या बनाएंगे, सीधा CH3COOH बनाएंगे। यहां पे क्या बनाएंगे, आपका CH3COOH बनाएंगे। लेकिन अगर PCC लिया होता, या फिर हमने कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस लिया होता, या PDC लिया होता, तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि आपका अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड पे रोक देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका CH3CHO बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा CH3CHO, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं, आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, कुछ रिएक्शंस आपको कंप्लीट करनी है। CH3CH2OH, इसका रिएक्शन पहले आपने कराया H+KMnO4 से, ठीक है। तो ध्यान रखें, टर्शियरी अल्कोहल या कीटोन दोनों ही ऑक्सीडाइज होते हैं, ये दोनों ही जो आपके हैं, ये दोनों ही ऑक्सीडाइज होते हैं तब जब बहुत आपका हीट भी प्रोवाइड करें, H+KMnO4 के साथ साथ हीट भी प्रोवाइड करें, यानी हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे
तो ये भी आपका एसिड वगैरह बना लेते हैं, राइट, ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना लेंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल है, आपने इसका H प्लस ऑब्लिक KMnO4 के साथ करवाया, फिर हमने करवाया इसका रिएक्शन सपोज कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, और हमने करवाया फिर PCC के साथ इसका रिएक्शन। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, इसका भी आपको करवाना है, बिल्कुल सेम रिएजेंट लिया, ऊपर वाला ही रिएजेंट लिया। चलो मैं लिख देता हूँ K प्लस KMnO4, फिर हमने लिया यहाँ पे KMnO4 ही लिखा है क्या मैंने यहाँ पे, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये हो गया आपका। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और क्वेश्चंस लिखेंगे ना। चलिए सारे क्वेश्चंस करिए आप, है ना। बिल्कुल सेम रिएजेंट आपको ऊपर वाले लेने हैं, बिल्कुल सेम है, मतलब पहले वो फिर ये, मतलब इसमें टाइम वेस्ट क्या करना, आप लेकिन नोट करना ठीक से, आप लेकिन नोट करना है यहाँ पे, पहले आपका H प्लस ऑब्लिक KMnO, फिर आपका H प्लस ऑब्लिक K2Cr2O7, फिर आपका कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका PCC। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, चलिए ये सारी चीजें आप करिए। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस है, आपको प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओगे तो आपका एल्डिहाइड एसिड पे जाके मानेगा, तो यहां से बनेगा आपका CH3CH2COOH। यार कार्बन गिनने में गलती मत करना, हमको COOH बनाना है, एक कार्बन हमको यहां से लेना ही है, ये चीज याद रखना। यहां पे हमारे पास कार्बन नहीं है तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, याद रखना, राइट। चलो तो देखो CH3CH2CH2OH, तो आपका बनेगा यहाँ पे CH3CH2COOH बन जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका बनेगा CH3CH2COOH, इन दोनों केस में आपका सेम बनेगा, इन दोनों केस में आपका सेम बनेगा, क्योंकि दोनों माइल्ड है, प्राइमरी को कहां ले जाएंगे, आप एल्डिहाइड तक ले जा पाएंगे, तो बनेगा आपका CH3CH2 और यहां बनेगा आपका CHO। सेम कहानी यहां है ना। इन दोनों केस में क्या होगा, आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है वहां पे आपका ये आपका प्राइमरी वाला पार्ट है, तो CH2OH आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका COOH में, लेकिन आपका सेकेंडरी अल्कोहल है कि ज्यादा से ज्यादा कीटोन तक जा पाएगा, तो आपका बनेगा यहाँ पे, होपफुली मैं फ्रेम के अंदर नहीं आ रहा हूं, देखिए यहाँ पे आपका बन जाएगा ये COOH बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका C∬OH बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा C∬2, क्योंकि देखिए ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन तक जाएगा, कहां तक जाएगा आपका, कीटोन तक जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहां तक जाएगा आपका, कीटोन तक जाएगा, राइट। और ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, कहां तक जाएगा, एल्डिहाइड तक जाएगा, इनका प्रोडक्ट मैं इधर लिख देता हूं, आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, कहां तक जाएगा आपका, कीटोन तक जाएगा, किसी को औकात नहीं उसके आगे बढ़ा सके, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वीक हो। ठीक है, और ये आपका बनाएगा CH3CH2। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता था अगर यहाँ पे मैं वो करवा देता, आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल वगैरह करवा देता। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल वगैरह हो सकता है, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन आप निकालोगे यहाँ से तो बेटर पड़ेगा। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम कहानी है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को तो स्ट्रॉन्ग भी चेंज नहीं कर सकता, केवल कीटोन तक ला पाएगा, लेकिन प्राइमरी वाला आपका एसिड बनाएगा, राइट, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और आपका ये वाला इसको भी कीटोन तक ले जाएगा और इसको भी सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जा पाएगा, राइट। सिमिलरली आप इसको देखो, टर्शियरी अल्कोहल का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही रहेगा।
स्ट्रॉन्ग लिया, इन दोनों केसेस में हमने स्ट्रॉन्ग लिया है। स्ट्रॉन्ग के केस में टर्शियरी एज इट इज ऐसा ही रहेगा जैसा है, और आपका प्राइमरी बदल जाएगा आपका इसमें। और यहां देखिए टर्शियरी आपका एज इट इज रह जाएगा और ये बदल जाएगा आपका CHO में। यहां पे देखिए स्ट्रॉन्ग लिया है CH2OH है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट करिए। फिर एक चीज देखिए, एक इसको अपने नोट कर लीजिए, अब इसको एक बार नोट करिए, फिर एक चीज मैं आपको बताता हूं। आपका देखो फिनॉल को, तो फिनॉल नॉर्मल अल्कोहल नहीं, आपको याद होगा फिनॉल को ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या बनता था? अगर आप फिनॉल को ऑक्सीडेशन करते थे तो आपको बेंजोक्विनोन मिलता था। क्या मिलता था आपको? बेंजोक्विनोन। याद होना चाहिए आपको। ये जो भी लास्ट आपको एग्जांपल किया था, लास्ट एग्जांपल जो किया था उसको नोट करते हैं। जब मैंने लास्ट एग्जांपल किया था वो क्या था? लास्ट एग्जांपल आपका ये था, बेंजाइलिक अल्कोहल था। क्या था आपका? बेंजाइलिक अल्कोहल था। तो बेंजाइलिक अल्कोहल इज अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, आपका ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, राइट? ये वाला पार्ट प्रेजेंट है। अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज करवाया, ठीक है, आपने इसको ऑक्सीडाइज करवाया H+KMnO4 से, तो आपका क्या बन जाता था? आपका बन जाता है यहाँ पे एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? एसिड। आगे में एक रिएक्शन पड़ेंगे, है ना, आगे में एक रिएक्शन पड़ेगा, उसमें बता दो कि यहाँ पे आपका कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, बस यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हमारा प्राइमरी अल्कोहल है जो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया? C+OH बनाया। क्या बनाया आपका? C+OH बनाया, राइट? लेकिन अगर आप फिनॉल को देखो तो फिनॉल आपका ऑक्सीडाइज होकर एसिड नहीं बनाएगा, क्योंकि फिनॉल है आपका 2 डिग्री है, पहली बात तो। दूसरी बात है एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, आपको अच्छे से याद होगा। फिनॉल ऑक्सीडाइज होते थे H+KMnO4 में, या फिर ऑक्सीडाइज होते थे एसिडिफाइड K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में, और क्या बनाते थे? आपका बेंजोक्विनोन बनाते थे। क्या बनाते थे? आपका बेंजोक्विनोन बनाते थे। इसको आप ध्यान रखेंगे ढंग से, ठीक है, क्योंकि ये आपका इससे जुड़ा हुआ है ग्रुप डायरेक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप सही से याद रखेंगे, ऑलरेडी बता रखा है इसको। ठीक है, यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट? चलिए अगर प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बन सकते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडेशन से बन सकते हैं। दूसरा प्रिपरेशन मेथड है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के भी ऑक्सीडेशन से बनते हैं, राइट? एल्डिहाइड के भी ऑक्सीडेशन से बनते हैं, डेफिनेट सी बात है। आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया, ठीक है, यहां पे आप चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओ, आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग लगा दो, KMnO4 लगा दो, तो आपको क्या बनेगा? RC+OH बनेगा। दूसरा स्ट्रॉन्ग आप लगा दो H+K2Cr2O7 लगा दो, तब भी आपका क्या बनेगा? R7C+OH बनेगा। आप यहाँ पे, है ना, H2SO4 लगा दो या HNO3 लगा दो, तो भी आपका क्या बनेगा? RC+OH बनेगा। स्ट्रॉन्ग ये सारी, ठीक है। जोन्स रिएजेंट लगा दो, यहाँ पे आप जोन्स रिएजेंट यूज कर लो, जोन्स रिएजेंट यूज कर लो, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। क्या बनेगा? आपका RC+OH बनेगा, राइट? आप यहाँ पे जोन सा भी रिएजेंट यूज करो, आपका क्या बनेगा? RC+OH बनेगा। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूं, है ना, जिनका यूज करके हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करते थे, है ना। टॉलेंस रिएजेंट आप ले लो, टॉलेंस रिएजेंट भी क्या करता है? आपको ऑक्सीडाइज करता है इसको एसिड तक। याद आ रहा है आपको? एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता था ऑक्सीडेशन करके, लेकिन कीटोन को नहीं कर पाता था। तो आप किसको ले सकते हो? आप टॉलेंस रिएजेंट को भी लोगे तो आपका RC+OH बनेगा। मेरे हिसाब से स्क्रीन के अंदर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा शायद, देखो आ रहा है क्या ये, है ना, आ रहा है। तो ये आपका है फेलिंग्स रिएजेंट। क्या है आपका? फेलिंग्स रिएजेंट भी लोगे तो ये क्या करेगा? आपका RC+OH में कन्वर्ट कर देगा, राइट? इतने सारे रिएजेंट हैं, और भी बहुत सारे हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कोई भी लो तो ये कहां तक ले जाएगा? इसको RC+OH तक ले जाएगा, राइट? ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है आपका। कीटोन्स की बात करें, है ना, कीटोन्स की बात कर लेते हैं। और तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई कीटोन ले लो, जैसे आप कीटोन ले लेते हो, कोई कीटोन ले लेते हो, जैसे आप ले लिया CH3 C+CH3, राइट? तो होता क्या है, ठीक है, ध्यान देंगे इसको।
अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा हॉट KMnO4। क्या यूज करना पड़ेगा आपका? हॉट KMnO4। हीट वगैरह कराना पड़ेगा, एसिडिफाइड सब कुछ लेना पड़ेगा, विग्रस कंडीशन होगी, ठीक है। तो आपका कोई भी बॉन्ड टूटेगा, इधर वाला भी टूटेगा, इधर वाला भी टूटेगा, ध्यान रखना, इधर वाला भी टूट सकता है, इधर वाला भी टूट सकता है। यहाँ पे दोनों सिमेट्रिक है तो कोई इशू ही नहीं है, आप ये वाला तोड़ दो, ठीक है। तो बनेगा क्या? उधर से बन रहा है आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इधर आपके पास केवल एक ही कार्बन है, केवल एक ही कार्बन है, तो इधर आपका फॉर्मिक एसिड बन पाएगा। क्या बन पाएगा? आपका फॉर्मिक एसिड बन पाएगा। और जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखें, बस एक बार आप इसको नोट कर लें, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी बॉन्ड तोड़ें, ये वाला तोड़ेंगे तो आपको बनेगा, इधर मिलेगा फॉर्मिक एसिड, इधर बनेगा आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो पाता है, विग्रस कंडीशन देनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे सीधा बॉन्ड ब्रेक होता है ना, विग्रस कंडीशन में यहाँ पे सीधा बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। ये तो ऑक्सीडेशन की बात। अच्छा, थोड़ी सी अपने मतलब इनऑर्गेनिक का भी कुछ हाइड्रोलिसिस वगैरह रिवाइज करके एक कन्वर्जन करते हैं, उससे आपके इनऑर्गेनिक का भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन है आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? आपका कैल्शियम कार्बाइड, है ना, कार्बन फैमिली में पढ़ाया था, अच्छे से याद है। इसके हाइड्रोलिसिस वगैरह कार्बन फैमिली में बहुत डिटेल में और बहुत ही, है ना, शानदार ट्रिक के साथ पढ़ाया था आपको इस सब का, है ना। तो कार्बन कार्बाइड है, यहां से अपने को बनाना है एसिटिक एसिड, कन्वर्ट करना है कार्बन कार्बाइड से एसिटिक एसिड, है ना। क्योंकि कार्बन फैमिली हमारी आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से मतलब आता है आपका। तो कार्बन कार्बाइड से हमको एसिटिक एसिड बनाना है, बहुत थोड़ा सा टाइम है, आप बताइए कैसे बनेगा, राइट। चलिए शाबाश, इसके लिए थोड़ा टाइम लीजिए। चलिए देखिए, आपको हाइड्रोलिसिस का तो बहुत सिंपल तरीका मालूम है। कार्बन कार्बाइड कैसा होता है आपका? CH3C इस तरह से होता है आपका, और Ca2+। अगर आप वाटर को देखो तो वाटर कैसा होता है आपका? HOH, है ना, HOH। जहां पे आपका OH माइनस होता है और H पे आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको पता है OH वाला पार्ट कहां जाता है? पॉजिटिव चार्ज के पास जाता है ना। OH माइनस वाला पार्ट किसके पास आता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और H प्लस वाला पार्ट किसके पास आता है? जहां नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, है ना, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवा दो, CH2 की हाइड्रोलिसिस करवा दो आप, ठीक है। इसके आप हाइड्रोलिसिस करवा दो तो यहां बनेगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, एसिटाइलिन बन जाएगा, राइट। क्या बनेगा आपका? CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, और बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आप जो है इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ, कैसे करवाते हैं? H+/H2O इन प्रेजेंस ऑफ आपका Hg2+, है ना। हाइड्रोलिसिस करवाते थे, इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बनता है आपका? CH इस तरह हो जाता है, देखिए यहाँ पे आपका CH है, यहाँ पे आपका CH है, दो हाइड्रोजन इधर आ जाते थे, दो OH आपके इधर आ जाता था। आपको पता है कि एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है, आपका निकलेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा आपका? CH3CHO बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? CH3CHO बन जाएगा। अब आप कौन सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, है ना, टॉलेंस रिएजेंट यूज करो, फेलिक्स रिएजेंट यूज करो, बेनेडिक्ट रिएजेंट यूज करो, है ना, एसिडिफाइड KMnO4 यूज करो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज करो, है ना, H2SO4 यूज करो, है ना, H3PO4 यूज करो, HNO3 यूज करो, है ना, जोन्स रिएजेंट यूज करो, कॉलिन्स रिएजेंट यूज करो, PCC यूज करो, PDC यूज करो, CU इन प्रेजेंस ऑफ 300 यूज करो। सारे केसेस में आपका क्या बनेगा? यहाँ पे सारे केसेस में आपका एसिड बन जाएगा, राइट, ठीक है। सारे केसेस में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे और क्या बन जाएगा? आपका एसिड बन जाएगा। और यहाँ CH3CHO है तो बनेगा आपका एसिडिक एसिड CH3COOH, राइट। तो काफी आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन से बहुत आराम से आपका COOH मिल जाएगा, मेरे हिसाब से इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं कि आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास है एक रिएजेंट CH3COOH, CH3COOH नहीं लेते हैं, आपको बताना है क्या बनेगा, ठीक है। सीरीज ऑफ रिएक्शन में PCC यहां पे बना A, फिर इसका हमने कराया सपोज इससे हमने करा दिया टॉलेंस रिएजेंट से कराया, तो हमारा बना B, ठीक है। B का रिएक्शन हमने करा दिया, बी का रिएक्शन हमने करा दिया NaOH/CaO
और हीट से, तो बना आपका सी। बी का रिएक्शन हम करवा रहे हैं, पहले AgOH से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? AgOH से, तो बना आपका डी, है ना। डी का रिएक्शन फर्दर हम करा रहे हैं Br2CCl4। बहुत सारी रिएक्शन है यहाँ पे आपकी रिकैप हो जाएंगी, और हीट आपका बना ई, ठीक है। यहां पे हमने कराया सपोज Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO, आपका बना F, ठीक है। फिर आपका यहां पे कराया हमने Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, आपका बना G, Fg, ठीक है। ठीक है, अब इस यहां तक करिए, यहां तक करिए, है ना। चलिए एक और कर लेते हैं। यहां से हमने किया Mg इन प्रेजेंस ऑफ आपका ईथर, तो आपका बना FgH, ठीक है। फिर आपने इसका रिएक्शन करवाया वाटर मॉलिक्यूल से H2O से, तो बना आपका HI, ठीक है। वाटर के साथ साथ करवाया तो आपका बना I, ठीक है। चलो इतने रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि इसमें क्या बन रहा है आपका। चलो जल्दी से बताओ। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, पीसीसी यूज करोगे तो आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड पे जाके बात रुक जाएगी, CH3CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन क्या होगा, टॉलेंस रिएजेंट उसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहां पे बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो A आपका होगा क्या, A होगा आपका CH3CHO, B होगा आपका CH3C डबल OH, राइट, ठीक है। अब आप इस रिएक्शन को याद करिए, आप इस रिएक्शन को याद करिए। ये कौन सा रिएक्शन है आपका, ये रिएक्शन है आपका NaOH/COH, है ना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। क्या है आपका, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। वो क्या होता था, याद करें, उसके हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर आपका था सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। NaOH/COH हीट करते थे। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता था, या था आपका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना। आगे भी इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, है ना, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे। तो आपका यहां से CO2 निकल जाता था और बनता था क्या, RH बनता था। क्या बनता था आपका, RH बनता था, ठीक है। तो बिल्कुल यहां देखिए NaOH में से, है ना, NaOH/COH लगाने से यहां से आपका CO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। और C आपका होगा मीथेन, है ना। मीथेन से आप Cl2H करोगे तो क्या बनेगा आपका, CH3Cl बनेगा। क्या बनेगा आपका, CH3Cl बनेगा, राइट। और CH3Cl का अगर आप, है ना, सोडियम पे आप इथर कराओगे तो उड्ज रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा आपका, उड्ज रिएक्शन होगी और बनेगा CH3 बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे AgOH कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, है ना, एसिड का रिएक्शन बेस से हो रहा है, याद आ रही है, बोरोनिन हंस डिकस में पढ़ाया था। तो है ना, एसिड का रिएक्शन बेस से होगा, CH3COO माइनस Ag प्लस बन जाएगा। और देखिए एसिड का रिएक्शन बेस से होगा तो इसका सॉल्ट बनेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कैसा है, देखिए CH3COOH और यहां पे AgOH, ठीक है। आपका सॉल्ट बनेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट का रिएक्शन याद आ रहा है आपको, Br2CCl4 के प्रेजेंस में हीट कर रहे थे, है ना। तो क्या होगा आपका, बोरोडिन हंस डिकस रिएक्शन, जिसको आप हंस डिकस भी कहते हो। क्या बनेगा आपका बनेगा यहाँ पे CH3Br बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा। इस केस में क्या होता था, ये हट जाता था आपका पूरा और यहाँ आपका हाइड्रोजन लग जाता था, CH3Br बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, CH3Br बन जाएगा, राइट, CH3Br हो जाएगा, ठीक है। CH3Br बना आपका। CH3Br के बाद आपने कराया इसका Mg ईथर के साथ। किससे कराया, Mg ईथर के साथ। क्या बनेगा आपका, CH3MgBr बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना। उसका अगर हम वाटर के साथ कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोजन रिसीव करेगा और क्या बनाएगा आपका, मीथेन बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, मीथेन बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ रिएक्शंस, है ना। हम इसको आगे और भी कंटिन्यू कर सकते हैं जहां तक हम चाहें, ठीक है। तो ऐसी खूब सारी सीरीज रिएक्शन हमने प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था हमारा ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इतने एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हुआ। हाँ, टाइम अच्छा खासा हो गया, पूरे 1 घंटे हो गए, लगभग 1 घंटे से थोड़ा ऊपर ही हो गया। तो बस ये लेक्चर नंबर 1 की कहानी थी। हमने सीरीज ऑफ रिएक्शन किया। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव चैप्टर इंपॉर्टेंट कैसे, वो होते क्या है, उनके डेरिवेटिव्स, यानी कि एसिड क्लोराइड, एमाइड, एस्टर्स एंड एनहाइड्राइड क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा उनका स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा है,
फिर हम देखा कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर लोन पेयर डोनेट करना हो तो किस ऑक्सीजन के थ्रू करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, राइट, एंड डाइमेराइजेशन इन वेपर फेज, है ना, जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स, है ना, इसमें हमने पढ़ा फॉर्मिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, बेंजोइक एसिड, है ना। फिर हमने पढ़ा ओम्स गैप वाला, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पैमेलिक एसिड, है ना। फिर हमने पढ़ा, है ना, सिस मैली, है ना, ट्रांसफॉर्मर, है ना, ट्रांस यानी फ्यूमेरिक एसिड, सिस मतलब मैलिक एसिड, है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायपोल मोमेंट कंपेयर करने को पूछता है, मैलिक एसिड आपने पढ़ा भी होगा जीओसी के जब हम कर रहे थे, है ना, आपके सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें डायपोल मोमेंट डिस्कस किया था हमने, इसका मैलिक एसिड का क्वेश्चन आया था। एसर्शन रीजन में होगा आपके, फिर से चेक करिए एक बार मॉड्यूल के एसर्शन रीजन में इस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टेक्निक, उसमें हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना, उसमें हमने अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। हम इस पोर्शन को जो ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन था 5 मिनट में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस खूब करने हैं ऑर्गेनिक में, इस तरीके से खास करके खूब अपने को बनाना सीरीज ऑफ रिएक्शन, आप भी घर पे इसको बनाइए अच्छे से, ठीक है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं यहीं पे आज की कहानी। मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना, नई एनर्जी के साथ। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।